मेरा नाम रश्मि है। ये बात मेरे जेल से रिहा होने से लगभग 3 महीने पहले की है। सेंट्रल जेल में कम उम्र की लड़कियों को हर रात उनके जंजीर से बांधकर उनसे काम करवाए जाते थे। अब आप यह सोचिए कि बेचारी हाथ पैर बंधे होने के बाद किस तरह काम करती होगी। ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज कोर्ट में मेरी पेशी थी। लगभग 3 महीने से मैं तारीख जा रही थी और आज पूरी उम्मीद थी कि आज तो मेरे केस का फैसला सुना ही दिया जाएगा। मुझे हवालात से जेल की गाड़ी में लाकर बैठाया गया। मेरी तो जेल से बाहर खड़े हुए मेरे पेरेंट्स पर चली गई। वो दोनों हर पैसे की तारीख पर कोर्ट आते थे। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठने से पहले अपनी माँ के गले लगकर कहने लगी कि माँ, आज आप कोर्ट में मत आना। माँ ने मुझे प्यार किया और गले से लगाकर कहने लगी, जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर उन्होंने मुझे जाने दिया। लेकिन मैं हर पेशी पर अपनी माँ से कहती थी, आप कोर्ट मत आया करो। लेकिन फिर भी वह मुझसे पहले ही कोर्ट में जाकर पापा के साथ मौजूद होती थी। अभी भी पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गई। वह पापा के साथ बाइक पर बैठकर कोर्ट जाने के लिए निकल गई थी। मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थी और मैंने जेल के कैदियों वाले कपड़े पहने हुए थे। मेरे सामने एक लेडी पुलिस कांस्टेबल दूसरी लेडी पुलिस कांस्टेबल से कहने लगी, आज की कुछ खबर है क्या? क्या आज इस लड़की का फाइनल फैसला आ जाएगा? दूसरी लेडी कांस्टेबल मुझे घूरते हुए कहने लगी, अगर इसने आज ही अपना बयान दे दिया तो फैसला आज ही आ जाएगा, और अगर ये मुकर गई तो तारीख फिर से आगे बढ़ जाएगी। 405, अगर तुम आज भी अपने बयान से मुकर जाओगी तो फिर तुम्हें टाइम नहीं मिल जाएगा। अगर तुम्हें बयान दे दिया तो तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी। अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। वह दोनों मेरे बारे में बातें करने लगी और मैं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। जो मुझे समझा रही थी ये बातें तो मैं भी जानती थी। अगर मैं अपने जुर्म से मुकर जाती तो तहकीक और सबूत को पेश करने के लिए कोर्ट फिर से अगली तारीख दे देती। पुलिस की गाड़ी कोर्ट की तरफ रुक गई और मेरे सोचने के मुताबिक मेरे माँ पापा वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। अंदर जाने से पहले मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, आज भी तुम अपने बयान से मुकर जाना। मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी? तुम हमारी इकलौती बेटी हो। अगर हम तुमसे दूर नहीं होना चाहते। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा और अंदर चली गई। अंदर बहुत से बड़े बड़े लोग और मीडिया वाले भी मौजूद थे। सबको आज की तारीख का बड़ा बेताबी से इंतजार था। आज क्या होता, क्योंकि सब लोग फैसले का इंतजार कर रहे थे। मैं दर में खड़ा कर दिया था और अदालत की कार्यवाही शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब वकील ने मुझसे पूछा, आप बताओ उस दिन क्या हुआ था? तुम अपनी कहानी शुरू से बताओ, सब जानना चाहते हैं। बेझिझक सारी बातें लोगों को बता दो। अब वो टाइम आ ही गया है जब मुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ती। मैंने बताना शुरू कर दिया था। मेरा नाम रश्मि है और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी फैमिली, मेरे चाचा चाची भी रहते हैं। उनके बच्चों में मैं अपने सगे भाई बहन से कम नहीं समझती। मेरी माँ गांव के सरपंच के यहाँ नौकरी करती है। उनके घर पर झाड़ू बर्तन करती है और मेरे पापा सरपंच की ज़मीन पर खेती बाड़ी का काम करते हैं। गांव के सरपंच के दो बेटे थे, एक बेटा बड़ा, एक छोटा था। छोटे बड़े बेटे की पत्नी को सब लोग रितु भाभी कहते थे और छोटा बेटा था जिन्हें सब छोटे साहब कहते थे। मैं कभी कभी छोटे साहब के कमरे से कीमती चीज़ें चुरा लेती थी और अपने घर ले जाकर, जैसे उनकी घड़ी या उनकी अंगूठी वगैरह। इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलता था कि मैं क्या चुरा कर लेकर जा रही हूँ। फिर एक दिन छोटे साहब शहर से वापस आ गए तो मैं उनकी पर्सनैलिटी और स्मार्ट नेट देखकर फिदा हो गई थी और बहाने बहाने से उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी। मैं उन पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नज़र उठाकर देखा तक नहीं था। वो बहुत शरीफ इंसान थे और मैं एक बिगड़ी हुई लड़की। मैं जानबूझकर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। एक दिन मैं ज़बरदस्ती छोटे साहब के कमरे में चली गई और उसने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको सारे गांव में बदनाम कर दूंगी और आप किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। मैंने अपने कपड़े जगह जगह से फाड़ दिए और अभी मुझे शादी का वादा करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो ज़बरदस्ती मुझे अपना हाथ छुड़ाकर बाहर जाने लगे। कहने लगे, मैंने तुम्हारी सारी हरकतें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। अब मैं ये सबको दिखाने जा रहा हूँ। अब तुम मेरी इज्जत की फ़िक्र मत करो, बल्कि अपनी इज्जत की फ़िक्र करो। मुझसे छोटे साहब की यह सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि सारे गांव में मुझे बदनाम करना चाहते थे। इसलिए उनको रोकने के लिए मैंने सर पर शीशे की लैंप उठाकर मार दिया
और वो वहीं पर मर गया। इससे पहले भी मैंने पुलिस को यही बयान दिया था और अब भी यही बयान दे रही हूँ कि छोटे साहब को मैंने मारा, मैंने उनकी जान ली। मेरे बयान पर अदालत में एक अजीब तरह का सन्नाटा फैल गया था। मैंने सबके मना करने के बावजूद भी अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि अगर मैं मुकर जाती तो मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची और उनके बच्चों की ज़िंदगी सरपंच के आदमियों के हाथों ख़त्म हो जाती। वो मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देते। मेरे गुनाह कबूल करने पर वकील साहब ने कहा कि अब किसी सबूत या गवाह की ज़रूरत नहीं है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस लड़की की वजह से एक इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा। जज साहब ने कहा कि इसलिए अदालत आरोपी रश्मि को फांसी की सज़ा सुनाता है। जज ने इस टाइम पर साइन कर दिए और कोर्ट बर्खास्त कर दी। मुझे फांसी की सज़ा हो गई थी, उसमें मेरी फांसी की डेट भी लिख दी गई थी। मैंने अपने घर वालों को बचाने की खातिर अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया था और उन्हीं को बचाने की खातिर मैंने यह झूठ बयान की भी दिया था, जबकि उस दिन तो कुछ और ही हुआ था। सारे गांव की तरह मेरे पिताजी भी गांव के सरपंच के कर्जदार थे और काफ़ी सालों से मेरे माता पिता उनका कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे, जो वही का वही खड़ा था। लेकिन उस कर्ज को जो ब्याज था वह बढ़ता चला जा रहा था। मैं जवान हुई तो मेरी माँ मुझे अपने साथ काम पर लेकर जाने लगी ताकि सरपंच की कर्ज जल्द से जल्द उतर सके। छोटे साहब का ज़्यादातर टाइम शहर में ही गुजरता था, क्योंकि वह वहाँ के पढ़े लिखे थे और वहीं पर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद छुट्टियों में कभी कभी अपने घर जाते थे। उन्होंने अपना बिजनेस भी वही सेट किया हुआ था। ना जाने क्या बात होती, माँ मुझे छोटे साहब के होते काम पर नहीं लेकर जाती थी, घर पर ही छोड़ चली जाती थी। बाद में मुझे पता चला कि छोटे साहब की नीयत बड़ी गंदी थी। गांव की काफ़ी सारी लड़कियां छोटे मालिक के हाथों अपनी इज्जत खो चुकी थी, इसलिए माँ मुझे छोटे साहब के होते हुए वहाँ पर नहीं लेकर जाती थी। सरपंच को अपने बेटे की सारी हरकतों के बारे में पता था, मगर उसने कभी अपने बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की। उन दोनों भी छोटे साहब अपने घर पर आए हुए थे। माँ ने मुझे घर पर छोड़ा और खुद काम पर चली गई, मगर वहाँ से वापस आई तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उनको बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। अगले दिन हवेली से एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अपनी बेटी को काम पर भेज दो। बड़ी मजबूरी में मुझे रश्मि मेरी माँ को भेजना पड़ा था। जाने से पहले माँ ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि छोटे मालिक से दूर रहना, उनके कमरे में बिल्कुल भी मत जाना। मैंने कहा मैंने अगर वह इतना बुरा इंसान है तो वहाँ मत भेजो, मगर मेरा जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम लोग नौकर थे और हम इनकार करने का हक भी नहीं रखते थे। माँ की जगह मैं काम करने जाने लगी। मैं बहुत कोशिश करती थी कि छोटे साहब से दूर दूर रहे, कभी मेरा और उनका सामना न हो, मगर एक दिन उन्होंने मुझे देख ही लिया। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए जल्दी उनके नज़रों में आ गई। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मैं अब कमरे में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने डरते डरते उनके कमरे में चली गई। उन्होंने बातों ही बातों में मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती करनी चाहिए तो मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर स्कूल पर रखा हुआ शीशे का लैंप उठाकर उनके सर पर दे मारा। उनके सर में बुरी तरह चोट लग गई थी और बहुत सारा खून बह रहा था। मैं कमरे से बाहर कर आ गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में मुझे पता चला कि वह शीशे का लैंप उनके सर में बड़ी जोर से लगा था और वह अगले ही दिन अस्पताल में मर गए। मुझ पर बहुत दबाव था कि मैं सच ना बोलूं, क्योंकि अगर मैं सच बोलती तो सरपंच के मरे हुए बेटे की इज्जत लोगों की नज़रों में गंदी हो जाती और बाइज्जत बड़ी हो जाती, क्योंकि मैंने अपनी जान और इज्जत बचाने की खातिर ही यह कदम उठाया था। मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरे घर वालों के साथ बहुत बुरा किया जाएगा, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने झूठा बयान दे दिया। मुझे जेल में बंद कर दिया गया। वह मुझसे पहले ही काफ़ी खतरनाक औरतें मौजूद थी, मैं उनके साथ ही रहने लगी थी। जेल में बहुत बड़े बड़े जुर्म करने वाली औरतें पर वहाँ पर सजा काट रही थी। उनमें से कुछ औरतें बेकसूर भी थी, जो मेरी तरह लोगों के दबाव में आकर अपनी सजा भुगत रही थी। मैं अब अपनी किस्मत पर राजी हो गई थी कि मेरी सारी ज़िंदगी अब यही गुजरने वाली है। मेरी माँ बेचारी रोते रोते बेहाल हो गई और मेरे पिता भी कंधे झुक गए थे। कभी कभी तो मुझे भी यकीन नहीं आता था कि मैं अपने घर में नहीं हूँ बल्कि जेल में रह रही हूँ। मुझे यकीन था कि कुछ दिन यहाँ रहूँगी तो यह भी घर ही लगने लगेगा। तब तक
मेरा फैसला नहीं हो जाता तब तक मुझे इसी तरह से खुद की तसल्ली देते रहनी थी। शुरू शुरू में काफ़ी दिन तो मुझे वहाँ के माहौल को समझने में ही लग गए थे। मैंने वहाँ रहकर एक अजीब सी बात नोटिस किया था। वहाँ एक पुरानी आरोपी औरतों को खाने में मीट बनाकर दिया जाता था और हमें जो लड़कियां नहीं थी उन्हें दाल सब्जी रोटी यही चीज़ें दी जाती। मैंने सोचा कि हो सकता है कि शायद उन औरतों को कभी ही मीट दिया जाता हो, मगर रोज़ाना हमारे सामने वाले जेल में उन औरतों को मीट ही दिया जाता था और हमारी वाली जेल में दाल और सब्जी जाती थी। कुछ दिनों तक लड़की से पूछा कि सामने वाली जेल में जो औरतें हैं उन्हें मीट खाने के लिए क्यों दिया जाता है, तो वो लड़की कहने लगी इन औरतों को खास तौर पर खाने के लिए भेड़ का मांस दिया जाता है। भेड़ के मांस के बारे में सुनकर मैं दंग रह गई थी। भेड़ का मांस तो बहुत महंगा होता है, लेकिन यहाँ पर कैदी औरतों को क्यों खिलाया जा रहा है? मैं हैरान होने के साथ साथ और क्या कर सकती थी। लेकिन फिर एक बात और बहुत ज़्यादा अजीब थी। इन औरतों को रोज़ाना बाहर ले जाकर खाना खाने के बाद न जाने किस काम के लिए इन औरतों को बाहर ले जाया जाता था। अगले दिन सुबह के टाइम मैंने एक औरत से पूछा कि यह रोज़ रात को क्या होता है। मेरा मतलब है कि जेल की औरतों को भेड़ का मांस खिलाने के बाद कहाँ लेकर जाते हैं। वो औरत कहने लगी, इन औरतों को बाहर आंगन में ले जाकर जंजीरों से बांध दिया जाता है और फिर इनको बर्फ वाले पानी में रात भर बैठाया जाता है। सुबह सुबह जब यह लोग वापस आते हैं, तुम कभी सूरज निकलने से पहले जागना और देखना। मैंने औरत की दी हुई एडवाइस पर ऐसा ही करने के बारे में सोचा जैसा उसने मुझसे कहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सारी रात जागती रही और इसलिए सुबह के टाइम पर मैं जाग रही थी। मैंने देखा कि सच में वह औरत सच कह रही है। सामने वाले जेल की औरतों को वापस जेल में बंद किया गया। इन औरतों के शरीर पर जंजीर के निशान भी साफ नजर आ रहे थे और वह गीली गीली भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कपड़ों के साथ साथ नहाकर आ रही हो। इसका मतलब तो यह था कि वह औरतें सच में सारी रात बर्फ वाले पानी में रही थी। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था, और ऐसा स्पेशली इन औरतों के साथ ही क्यों किया जा रहा है? मैंने अपनी ही वाली लड़की से पूछा कि यह उसके साथ कब से चल रहा है, तो वह कहने लगी, जब से यहाँ आई हूँ तभी से यह सब कुछ देख रही हूँ। अब तो ऐसा करने की इन औरतों को भी आदत हो गई है। शुरू शुरू में तो यह लोग बड़ा चीखती चिल्लाती थी। उनके चीखने की आवाज़ें जो दूर दूर तक आती थी। जंजीरों से बंधे होने की वजह से और सारी रात बर्फ़ वाले पानी में रहने की वजह से वह सारा सारा दिन रोती रहती थी। मगर कुछ टाइम से यह बिल्कुल खामोश होकर रह गई। किसी से बात भी नहीं करती, दिन भर आराम करती और जेलर इनसे काम भी नहीं लेती। अब पता नहीं इस सारे मैटर के पीछे क्या छुपा हुआ है। उनको जितना पता था उसने मुझे बता दिया। मैं सस्पेंस में पड़ गई कि न जाने इन बेचारियों के साथ इतना बुरा सलूक करके और हर दिन उनको भेड़ का मांस खिलाकर फिर उनके साथ जानवर जैसा सलूक क्यों किया जाता है। यह सवाल मुझे चैन से नहीं रहने दे रहा था। लड़कियों का जेल अलग बना हुआ था और औरतों का जेल अलग था। बाकी औरतों जिनके छोटे मोटे क्राइम थे वह अगली ही रहती थी, क्योंकि उनकी जेल हमसे थोड़ी दूरी पर हटकर बनी हुई थी। हमें आपस में ज़्यादा एक दूसरे से बात करने की परमिशन नहीं थी। एक दूसरे से ज़्यादा घुलने मिलने नहीं दिया जाता था। सुबह उठते नाश्ता करवा कर हमें काम पर लगा दिया जाता था। कोई झाड़ू लगाने चली जाती थी तो कोई चक्की पीसती थी। किसी की ड्यूटी सारे ग्राउंड की सफाई करने की होती थी और कुछ मिलकर दोपहर और रात के खाने की तैयारियां करती थी। ऐसे में अकेली वहाँ औरतें होती थी जो सारा दिन आराम करती थी और उनको नाश्ता भी अच्छा करवाया जाता था और दोपहर के खाने का भी मीट और रात के खाने भी मीट ही दिया जाता था। अक्सर दिन के टाइम पर एक नर्स आई थी और उनके जख्मों पर दवाई लगाकर जाती थी। जंजीर से बंधे होने की वजह से उन बेचारियों की कलाइयों और बाकी शरीर के हिस्सों पर काफ़ी सारे निशान पड़ जाते, जिन पर दवाइयाँ लगाई जाती थी। ऐसी जब मैंने पहली बार देखा था कि यहाँ कैदी औरतों के साथ यह सब हो रहा है। इससे पहले शुरू के एक महीने तक मुझे लोकल जेल में रखा गया था। वहाँ पर तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। सारी औरतों के साथ एक जैसा शुरू किया गया था और सबको एक जैसा ही खाना दिया जाता था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग था। उस दिन मैंने इसी सोच विचार में थी कि अचानक मुझे पता चला कि कोई मुझसे मिलने के लिए आया है। माँ का ख्याल आते ही मैं भागकर उनसे मिलने के लिए मुलाकात वाले कमरे में चली गई। वहाँ माँ के साथ एक औरत भी आई थी जिसने काला कोट पहना हुआ था। वो वकील थी। मुझे माँ ने बताया कि हम हाई कोर्ट
में अपील करेंगे। ये वकील साहिब तुम्हारा केस लड़ेगी। तुमने हमारी वजह से झूठा बयान दिया ना, मगर अब डरने की कोई बात नहीं है। वकील साहिबा ने हम सबको तसल्ली दी। अब सरपंच हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता, तो बस अब जल्दी से सच सच सब कुछ वकील साहिबा को बता दो। मैंने वकील साहिबा को सारी बात बता दी। उस वकील के खानदान की एक लड़की छोटे साहब की वजह से सुसाइड कर चुकी थी, क्योंकि उसे छोटे साहब से प्यार में धोखा मिला था। वो आदमी शहर में मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को लूटता था और उनका फ़ायदा उठाता था। वो लड़की वकील साहिबा की कजन थी और उनसे प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी दुनिया और ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी थी। वकील साहिबा अच्छे से जानती थी कि मेरा कोई कसर नहीं था और सारा कसूर उसी आदमी का होगा, इसलिए वह के मेरा केस लड़ने के लिए तैयार हो गई। वकील साहिबा एक जानी मानी एनजीओ की मालिक थी और जो औरतों की सेफ्टी के लिए काम करती थी। वकील साहिबा को मैंने शुरू से आखिर तक की सारी स्टोरी बता दी कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था। वकील साहिबा ने मुझसे वादा किया कि वह मुझे जरूर जल्दी यहाँ से निकाल देगी और मेरी फांसी की सज़ा भी ख़त्म करवा देगी, क्योंकि अभी मुझे फांसी होने में 20 दिन थे। जाते जाते मुझे वकील साहिबा पूछा कि ये भेड़ का मांस यहाँ किसके लिए आता है। मैंने आते हुए देखा तो बड़े बड़े थैलों में लाया जा रहा था। मैंने कहा कि हमारे सामने वाली जेल की औरतों के लिए लाया जाता है। खास भेड़ का मांस। हमारी मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया था, वरना मैं कैदी औरतों की सारी बात भी वकील साहिबा को ज़रूर बताती। जाते जाते वकील साहिबा ने मुझे फिर से भरपूर तसल्ली दी थी कि वह मेरा केस हाई कोर्ट में लेकर जाएगी और मुझे फांसी होने से बचा लेगी। उसके बाद वकील साहिबा चली गई। अब मुझे एक उम्मीद लगने लगी थी कि शायद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, वरना तो मैं समझौता कर चुकी थी कि जल्दी ही मैं इस दुनिया से जाने वाली। वैसा तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था, मगर मुझे लगता था कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़। 10 दिन बाद हमारे सामने वाली सेल में एक कैदी औरत मर गई। पता चला कि उसको हार्ट अटैक हो गया था, लेकिन मेरा दिल यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वह हार्ट अटैक की वजह से मर गई थी। उस बेचारी की तबीयत सारी रात बर्फ वाले पानी में रहने के बाद ही खराब हो गई थी और इसी वजह से उसे बुखार हो गया था। ज़्यादा बुखार होने की वजह से वह बेचारी मर गई थी। वो पिछले 7 साल से यहाँ पर थी। अब जेल से बाहर उसका कोई अपना भी नहीं था, इसलिए उसकी बॉडी को पुलिस वाले अपने साथ लेकर लावारिस लाशों के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मुझे इस औरत का अंजाम देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसके मरने पर एक डॉक्टर भी आया था जो बाकी औरतों का चेकअप कर रहा था, लेकिन न जाने वह सबको घूर घूर कर क्यों देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था उसने मुझे और एक मेरे साथ वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए जेलर को कोई इशारा किया था। न जाने को हमारे बारे में क्या बात कर रहा था। शाम के टाइम पर जब जेलर राउंड पर आई तो उनके साथ 2 लेडी पुलिस ऑफिसर भी थी। वो राउंड लगाकर हमारी जेल की तरफ आई और मेरी और एक लड़की की तरफ इशारा कर लेडी कांस्टेबल को कहा कि इन दोनों को सामने वाली जेल में शिफ्ट कर दो। लेडी कांस्टेबल ने कहा, मैडम इस लड़की को रहने दीजिए, कुछ दिनों बाद इस लड़की को वैसे भी फांसी की सज़ा होने वाली है, इसकी जगह दूसरी लड़की को शिफ्ट कर देते हैं। वह मुझे छोड़कर मेरे साथ वाले लड़की को अपने साथ ले गई और उसे सामने वाले जेल में बंद कर दिया। वो बेचारी उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि वहाँ तक नहीं, उनके आगे हाथ भी जोड़ रही थी कि मुझे रहने दो प्लीज़, मुझे वहाँ बंद मत करो, लेकिन उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई और उसे सामने ले जाकर बंद कर दिया। मैंने गहरी सांस भरी और अच्छा हुआ कि मुझे वहाँ नहीं लेकर जाया गया। रात के टाइम पर रोज की तरह इन औरतों के मांस आया था। उनका भेड़ मांस का खिलाने के बाद बाहर ले जाया गया और उसे बाद में न जाने क्या हुआ कि इस बारे में मुझे पता नहीं चल सका, क्योंकि जिस लड़की से मुझे सारी खबरें मिलती थी वह तो उन्हीं की जेल में शामिल हो गई थी, जहाँ से रिहाई का कोई रास्ता नहीं था सिवाय मौत के। काफ़ी दिन गुजर गए थे, लेकिन उस लड़की से मेरी कोई बातचीत नहीं हो सकी थी। उस जेल की औरतों पर खास नज़र रखी जाती थी। मैं यहाँ के माहौल की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में आ रही थी और अब मेरी फांसी की सज़ा होने में सिर्फ 12 ही दिन बाकी रह गए थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। मैं बड़ी बेचैनी से वकील साहिब का इंतज़ार कर रही थी कि कब वह आए और मुझे यहाँ से निकाल दे। अगले दिन पता चला कि मुझे कोई मिलने आया है, तो मैं खुशी खुशी मुलाकात करने के लिए चली गई और आगे जाकर मैंने जब गांव के सरपंच को देखा तो
मेरे होश उड़ गए। वो मुझे ब्लैकमेल करने आया था कि अगर मैंने अपना बयान बदल कर उसके मरे हुए बेटे पर किसी तरह का आरोप लगाया तो वो मेरे घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगले दिन जब वकील साहिबा मुझसे मिलने आई तो मैंने उन्हें सरपंच के बारे में, ब्लैकमेल करने के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी फैमिली वाले सेव है। अगले 8 दिन बाद तुम्हारे मेरे हाई कोर्ट चलना है। उस दिन के लिए मैंने हाई कोर्ट से अपील की है और तुम्हारे दोबारा से कोर्ट में बुलाया जाएगा, तुम्हें बस डरना नहीं है। वो मुझे अच्छी तरह से समझा कर चली गई। मैं वहाँ से सीधा अंदर अपने जेल में आ गई। आज हम लोगों पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी साथ वाली लड़की से मिल आऊं, जिसके सामने शिफ्ट कर दिया गया था। मैं उससे जेल के बाहर खड़ी हो गई। उसे देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही उसकी हालत बड़ी बेकार हो गई थी। उसके हाथों पर जंजीरों के निशान थे। मैंने उसे बहुत आवाज़ दी, लेकिन उस टाइम पर शायद वह सोई हुई थी। उसे मेरी आवाज़ नहीं आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन बेचारियों के साथ न जाने ऐसा क्या किया गया। आखिर जेल के रखवालों को ऐसा क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय उन पर तरस खाने के। अगर उनके बारे में कुछ पता करना चाहती तो इस बंद जेल के अंदर मैं कुछ भी पता नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मेरे फांसी के दिन करीब आ रहे थे। मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन अगले दिन मुझे हाई कोर्ट ले जाया गया। सरपंच की तरफ से बड़ा तगड़ा वकील आया था। फिलहाल दोबारा मेरे केस की शुरुआत की गई थी। मेरी वकील साहिबा ने केस की शुरुआत अच्छे तरीके से की थी। मुझे उम्मीद थी कि इस तरह अगर मेरी सच्चाई सामने आ जाती तो शायद मुझे फांसी नहीं होगी। वैसा मेरा फैसला तो हो चुका था, लेकिन एक बार वकील साहिबा अपने सबूत कोर्ट में पेश करना चाहती थी। मैंने हाई कोर्ट में जाने से पहले वकील साहिबा से बात की थी कि क्या आप जेल के अंदर रहने वाली दूसरी कैदी औरतों की मदद कर सकती है, क्या आप उनके लिए कुछ ऐसा कर सकती हो कि वह बेचारी बच सके। मैंने वकील साहिबा को सारी बात बता दी थी कि किस तरह से कैदी के एक ग्रुप को भेड़ का मांस खिलाकर उन्हें जंजीर से बांधकर बर्फ वाले पानी में सारी रात रखा जाता है। वकील साहिबा ने कहा कि अब तो जेल के अंदर की सारी हकीकत पता करनी चाहिए। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम वहाँ के आसपास रहती हो और अभी तुम्हारे यहाँ रहने के 8 दिन हैं। इन्हीं 8 दिनों में तुम्हें सच का पता लगाना है। वकील साहिबा ने कहा कि आज तो तुमसे जो पूछताछ होती है उसके बाद तुम जेल चली जाओगी, लेकिन मैं कल वहाँ आकर तुम्हें सारा प्लान बता दूंगी। अगले दिन अपने वादे के मुताबिक वकील साहिबा आए थे। उन्होंने मुझे सारा प्लान समझाया और जाते हुए छुपकर कुछ पैसे दे गए थे। मैंने वो पैसे जल्दी से अपने कपड़ों में छुपा लिए। उसी रात प्लान के मुताबिक मैंने हमारे जेल के बाहर लेडी कांस्टेबल को कुछ पैसे दिए और उन्हें कहा कि मुझे अपने घर वालों से बात करनी है, अपने मोबाइल से मेरी बात करा दो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। उस लेडी कांस्टेबल ने पैसों के लालच में आकर अपने मोबाइल खोलकर मेरे हवाले कर दिया था। मैंने उससे कहा कि बस इधर ही हूँ, बात करके आती हूँ। मैं फ़ोन लेकर चोरी से चोरी बाहर आंगन की तरफ आ गई थी, ताकि वहाँ देख सकूँ कि कौन कौन होता है और वहाँ क्या किया जाता है। मैं एक दीवार की आड़ में जाकर पीछे खड़ी हो गई थी और मोबाइल का कैमरा खोलकर रिकॉर्डिंग करने लगी। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट ही बाकी थे। 15 मिनटों में जितनी वीडियो बननी थी मैंने इतनी बनाकर वकील साहिबा के नंबर पर सेंड कर दी और उसके बाद सब कुछ डिलीट करके मोबाइल लाकर उस पुलिस वाले को वापस कर दिया था। मुझे पर शराबी शक नहीं हुआ था मैंने क्या किया था। इस 15 मिनट के अंदर जो कुछ भी मैंने देखा, रिकॉर्ड किया था, वह बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला था। वो डॉक्टर जो उस दिन राउंड पर आया था वही डॉक्टर वहाँ पर भी मौजूद था। वो सब एक एक करके सबको जंजीरों से बांध रहा था। कभी किसी को बर्फ के पानी में डाल रहा था तो कभी किसी के सर पर ठंडा पानी डाल रहा था। जेलर वही पास में खड़ी हुई थी और वह सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही हो रहा था। मैं बस 15 मिनटों में इतना रिकॉर्ड कर सकी थी। इसके बाद किसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। सारी रात जागती रही थी मैं उन औरतों को वापस आते हुए देख सकूं। सूरज निकलते ही वह लोग आ गई थी। मैं उनको उनके जेल में जाता हुआ देख रही थी, लेकिन यह देखकर मैं चौंक गई कि उन लोगों के साथ बिंदिया मासी नहीं थी। मैंने सोचा शायद वह पीछे पीछे आ रही होगी, लेकिन दिन पूरी तरह से निकल आया, लेकिन बिंदिया मासी का कोई अता पता नहीं था। वह नहीं आई थी। उनका इस तरह से गायब
हो जाना बड़ी हैरानी की बात थी और जेलर से भी इस बारे में बात करना फिजूल बात थी। वो खुद इस सारे खेल में शामिल थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि किसी ने विंध्या मासी को गायब किया होगा। लेकिन वह कहाँ चली गई और उन्हें कहाँ लेकर जाया गया? इसी कन्फ्यूजन के दौरान ही मुझे सुबह कोर्ट में बुलवाया गया था और वकील साहिबा ने छोटे साहब के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे कर दिए और वह अदालत में पेश कर दिए थे। कुछ लड़कियां भी शहर से गवाही देने के लिए आ गई थी और आकर गवाही दी। वह इंसान बहुत ही कैरेक्टरलेस था जो लड़कियों पर गंदी नज़र रखता था और उनकी इज्जत के साथ खेलता था। वो लड़कियों को चिबिमंग की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता। मुझे लगता कि शायद अब मुझे फांसी की बुलावा आ जाएगा। वकील साहिबा ने आज इतने अच्छे तरीके से मेरे केस लड़ा और जिस तरह सबूत और गवाह पे कोर्ट में पेश किए, वो सब मेरे बेगुनाही साबित करने के लिए काफ़ी थे। कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया और इसी पेशी पर मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। मेरे पेरेंट्स तो यह खबर सुनकर होश पर ही नहीं रहे थे। उनकी तो खुशी के कोई ठिकाना ही नहीं रहे थे और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस जेल में मेरी जान छूट गई। यहाँ तक कि मेरी फांसी की सज़ा भी कैंसिल हो गई और मैं रिहा हो गई। काफ़ी फांसी की किसी की कैदी को अचानक से रिहाई मिल जाए तो उसकी खुशी का अंदाज़ा कुछ अलग ही होता है। इस तरह मैं भी बहुत खुश थी और मैंने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी गले मिल रही थी। उस वकील साहिबा ने कहा कि तुम्हें तो रिहाई मिल गई है, अब हमें बाकी औरतों को भी इंसाफ दिलाना होगा। तुम्हारी भेजी हुई वीडियो मैंने देखी है, उसमें जो कुछ रिकॉर्ड किया गया था वो बहुत खतरनाक था। ऐसा कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था और ना ही सुना था। उन्होंने कहा कि हमें मामले की सारी जड़ तक पहुंचना होगा। मैंने कहा आखिर किस तरह से इस सच्चाई का पता लगा सकेंगे? वो कहने लगे कि उस डॉक्टर का पीछा करके आज रात जब वो डॉक्टर जेल से बाहर निकलेगा तो हम उसका पीछा करेंगे। हमने ऐसा ही किया। जैसे ही वह डॉक्टर जेल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से रवाना हुआ, हमने भी फौरन उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक फेमस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर चला गया, हम भी उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। हमें भी पता चला कि उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर अविनाश है। वो इस अस्पताल का मालिक है और विदेश से पढ़कर आया। वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी है। हम उनके पीछे पीछे एक वार्ड तक चले गए। वो वहाँ पर एक बेड पर बिंदिया मासी को जंजीरों में जकड़े हुए देखकर मैं दंग रह गई थी कि जेलर ने सब में यह खबर उड़ा दी कि वह जेल में ही मर गई है। आखिर यह सब कुछ क्या चल क्या रहा था? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर वकील साहिबा को शायद सब कुछ समझ आ गया था। वो उसी टाइम मुझे लेकर डीएसपी साहब के पास चली गई और हमने उन्हें सब कुछ बता दिया और सबूत के तौर पर वो सब वीडियो दिखाई और डॉक्टर का नाम और बिंदिया मासी एक कैदी औरत जिसको जेल में होना चाहिए था, उसे उस अस्पताल में होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम सुबह नहीं बल्कि रात के टाइम पर छापा मारेंगे और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगली रात को अचानक ही पुलिस ने वहाँ पर छापा मार दिया और सबको रंगे हाथों पकड़ लिया। उस टाइम कैदी औरतें जंजीरों में जकड़ी हुई थी और जेलर को भी अरेस्ट कर लिया गया था। सारी हकीकत खुलकर सबके सामने आ गई थी। यह भी कि डॉक्टर भेड़ पर कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो जानना चाहता था कि पागल भेड़ का मांस खिलाने से इंसान की सेहत पर क्या असर होता है। उसके अलावा वह पानी में एक खास बैक्टीरिया मिलाकर औरतों को इस बर्फ़ वाले पानी में इसलिए बैठाता था ताकि वह एक्सपेरिमेंट कर सके कि बैक्टीरिया इंसान के शरीर में दाखिल होता है या नहीं। रोज़ अलग अलग तरीके के वायरस और बैक्टीरिया ठंडे पानी में रखता था और उस पर एक्सपेरिमेंट करता था। कभी केमिकल मिले हुए पानी के अंदर सारी रात उन औरतों को रखा जाता था जंजीरों से बांधकर। वह उन्हें दिमागी तौर पर कमज़ोर करना चाहता था, इसलिए उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए औरतों की ज़रूरत थी और उसे जेल की औरतों के साथ इसलिए ऐसा किया जाता था क्योंकि ऐसी औरतों के आगे पीछे कोई नहीं होता था। रिश्तेदार भी तब तक मुंह मोड़ चुके होते थे, इसलिए इन पर एक्सपेरिमेंट करने से अगर किसी की जान भी चली जाती तो क्या फ़र्क पड़ता? कौन सा कोई पूछने वाला था? बिंदिया मासी के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। जेलर को सब कुछ पता था। जेल में आकर वह उन लोगों से मिली हुई थी। आखिर उनकी प्लानिंग सामने आ गई थी और वह सारे लोग बेनकाब हो गए थे और पकड़े गए थे। इन लोगों पर मुकदमा हो गया था और इन लोगों को जेल हो गई थी। कल तक जेलर जिस जेल में ड्यूटी करता था आज इस जेल के अंदर एक कैदी की हैसियत से रह रही थी। अब सज़ा काटने पर एहसास हो गया होगा कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा होता है और वह डॉक्टर भी जेल में चक्की पीस रहा था।
उन सब लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो गई थी क्योंकि उन्होंने औरतों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचा था। फिलहाल जो भी हुआ वह उन औरतों की सच्चाई सबके सामने आ गई। मैं भी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने माता पिता के पास आ गई थी। वकील साहिबा ने मेरा बहुत साथ दिया था, इसलिए मैं ज़िंदगी भर उनका एहसान नहीं भूलूंगी। सरपंच ने भी हमारा पीछा छोड़ दिया है क्योंकि सारे गांव में उसकी खूब बेइज्जती हुई और गांव के सारे लोगों के सामने सारी सच्चाई खोलकर सामने आ गई कि किस तरह से उनके बेटे ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी और कितनी सारी लड़कियों की इज्जत के साथ खेल चुका था। अब हम लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी शादी होने वाली है, मेरा रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।